गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट डे हम लोग पढ़े थे थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बारे में क्या पढ़े थे? थायराइड ग्लैंड जो होता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होता है इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? तो ये बाई लोब्ड होता है। बाई लोब्ड कहने का मतलब दो लोब होना। ठीक है, और दोनों ट्रैकिया के तरफ ये सिचुएटेड रहता है। और इसका शेप क्या होता है? तो बटरफ्लाई शेप होता है। ठीक है, या फिर एच शेप कहते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद बताए थे, उसके बाद क्या बताए थे? हाँ, टिश्यू बताए थे। ठीक है, तो ये क्या क्या कंसिस्ट, सॉरी, ये जो होता है दोनों लोब को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम कहते हैं इस्थेमस। ठीक है, उसके बाद ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो मैंने आपको बताया था कि ये कंसिस्ट करता है सबसे पहले फॉलिकल्स। ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो इसमें प्रेजेंट रहता है वो रहता है फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल किससे बना हुआ रहता है? तो फॉलिकल बना हुआ रहता है आपका फॉलिक्यूलर सेल से। फॉलिक्यूलर सेल से, और फॉलिक्यूलर सेल के अंदर जो कैविटी रहता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर फॉलिक्यूलर कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी में क्या रहता है? थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन रहता है। और ये थायरोग्लोबुलिन को कहते हैं स्टोर फॉर्म ऑफ द थायराइड हार्मोन। और यहाँ पे इतना रहता है कि अप्रॉक्स 3 मंथ का काम आपका चल सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा ये स्टोर करके रखता है। उसके बाद इसके आसपास देखेंगे दूसरे तरह के सेल पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल। पैराफॉलिक्यूलर सेल, और ये पैराफॉलिक्यूलर सेल जो होता है रिलीज करता है टाइप ऑफ हार्मोन जिसको हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करता है? कैल्शियम लेवल को क्या करता है? कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है, यानी कम करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद देखे थे कि आपका ये जो हार्मोन रहेगा, ठीक है, जितने भी ग्लैंड्स है और मतलब फॉलिकल है उसको क्या करेगा? एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बाइंड करके रखा है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू कहते हैं, और ये क्या है? टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इतना बताए थे सबसे पहले। उसके बाद हार्मोन कैसे बनता है, यानी सिंथेसिस बताए थे। तो सिंथेसिस में बताए थे कि फॉलिकल में प्रेजेंट रहता है क्या? तो टायरोसिन। ठीक है, सिंथेसिस कैसे होता है? तो फॉलिकल्स के अंदर पाया जाएगा आपका टायरोसिन। टायरोसिन क्या होता है? तो टायरोसिन इज टाइप ऑफ अमीनो एसिड। और ये क्या करता है? अमीनो एसिड में आपका ब्लड वेसल से आयोडीन, ठीक है, आयोडीन जो रहता है वो एंटर करता है इसके अंदर। और ये आयोडीन इसके साथ जब जुड़ेगा तो बनता है क्या? तो बनता, अगर एक आयोडीन जुड़ रहा है तो बनता है मोनो आयोडो टायरोसिन। अगर 2 आयोडीन जुड़ रहा है तो बनता है डाई आयोडो टायरोसिन। तो जब एक मोनो आयोडो और दूसरा डाई आयोडो जुड़ता है, यानी MIT, और दूसरा DIT अगर जुड़ता है तो बनता है T3। ठीक है, यानी क्या बनता है? T3 का नाम है ट्राई आयोडो थायरोनिन। अगर उसके बाद दोनों DIT और दूसरा भी DIT अगर जुड़ जाए तो बन जाता है आपका क्या? T4, यानी टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक है, उसके बाद बताए थे कि T3 और T4 जो रहता है वो कैसे काम करता है। तो जो सिक्रेशन होता है एक होता है आपका टेट्रा आयोडो थायरोनिन के फॉर्म में, जिसमें आपका, जिसको हम कहते हैं T4 या फिर थायरोऑक्सिन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है T3 जिसको हम कहते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। T4 जो रहता है इसका अमाउंट ऑफ सिक्रेशन मोर होता है 80%, और T3 20%। लेकिन एक्टिविटी की बात करें तो मोर एक्टिव T3 होता है। कितना गुना? तो 4 गुना ज़्यादा आपका ये काम करता है। सिक्रेशन 4 गुना ज़्यादा T4 होता है, लेकिन काम ज़्यादा T3 करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ये दोनों इंटरचेंज होता है एट द टिश्यू लेवल विद द हेल्प ऑफ आयोडीनेशन और डी आयोडीनेशन। ठीक है, और आयोडीन जो होता है ये एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन थायराइड ग्लैंड।
उसके बाद बताए थे उसका कैल्सिटोनिन, है ना, कैल्सिटोनिन यानी पैराफॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर सेल को हम सी सेल के नाम से भी जानते हैं, और ये कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करने का काम करता है, यानी कम करने का काम करेगा। और कम कैसे करता है, तो या तो ये बोन को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने देगा, जिससे वहाँ से कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, और दूसरा क्या करेगा कि किडनी से क्या होगा कि एक्सक्रीशन ज़्यादा करेगा, रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, और इस तरह से ब्लड वेसल में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल रिड्यूस होता है। कभी भी याद रखना, कैल्शियम की लेवल जब हम बोलते हैं तो ब्लड के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हम बोन का नहीं पढ़ते, सेल के अंदर के बारे में नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कहाँ पे, ब्लड में, ठीक है, कि ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़े थे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में पढ़े थे सबसे पहले ये BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। BMR क्या होता है, तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर फॉर द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, यानी आपको नॉर्मल जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। और वो बेसल मेटाबॉलिक रेट जब आपका यूज जब बढ़ता है, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट कहाँ से मिलेगा, तो कैलोरी से, ठीक है। कैलोरी का मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, और हीट किसके फॉर्म में, इसको क्या कहते हैं, इसको कैलोरी कहते हैं। तो ये कैलोरीजेनिक आपका हार्मोन होता है, ठीक है। और जब BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, यानी कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रहा है, और उस समय बॉडी का वेट क्या होता है, रिड्यूस होता है। लेकिन अगर कभी किस में आपका BMR रिड्यूस हुआ तो बॉडी टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, लेकिन बॉडी वेट क्या होगा, गेन होगा, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फंक्शन बताए थे कि ये हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ RBC, ठीक है, इरेथ्रोपोइसिस में ये हेल्प करता है। उसके बाद ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। उसके बाद ये काम करता है ऑन द उसके बाद एक बताए थे, क्या बताए थे, हाँ हाँ, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा। और लास्ट पॉइंट ये क्या करेगा, थायरोकैल्सिटोनिन के मदद से ये कैल्शियम को रेगुलेट करता है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में हम हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ रहे थे। हाइपोथायरॉयडिज्म में सबसे पहले पढ़े हम लोग सिंपल गॉइटर। सिंपल गॉइटर का मतलब होता है जब हमारे डाइट में आयोडीन की कमी होती है तो उस समय थायराइड हार्मोन नहीं बनता है, क्योंकि आयोडीन अगर नहीं रहेगा तो थायराइड हार्मोन क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, तो हार्मोन की कमी हो जाती है। और इस समय जो सेल होते हैं वो अपना क्या करते हैं, कंपनसेट करने के लिए वहाँ पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, और जब कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे सेल का नंबर या साइज इंक्रीज होता है, जिसके वजह से जो ग्लैंड है वो स्वेल कर जाता है, और इसको हम कहते हैं सिंपल गॉइटर, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलेगा, हिली एरियाज में, क्योंकि हिली एरियाज में आयोडीन की कमी होती है, ठीक है, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा चांस होता है गॉइटर होने का। नेक्स्ट टॉपिक बताए थे क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर को थायराइड की कमी है, ठीक है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसके वजह से जो बेबी है उसके ग्रोथ पे अफेक्ट होता है। सबसे पहले कि वो क्या करेगा, मेंटली रिटार्ड रहेगा, ठीक है, यानी मेंटली वेल डेवलप नहीं रहेगा, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब हो गया कि रीजनिंग एबिलिटी उसका लो रहेगा, स्किन एबनॉर्मल रहेगा, और साथ ही साथ डेफ एंड म्यूट रहेगा। डेफ रहेगा यानी बहरा, साथ साथ में अब लैंग्वेज कभी सुनेगा नहीं, तो साथ में म्यूट भी रहेगा। म्यूट का मतलब क्या हुआ, ना बोल पाना, है ना। कितना ही पढ़े थे। नेक्स्ट आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक और हाइपोथायरॉयडिज्म केस होता है जिसको हम कहते हैं मिक्स एडीमा, या फिर इसको हम गूल्स डिजीज भी कहते हैं। ये हाइपो में आएगा।
देखिए, देख लिया आप, देखिए। हाइपो में 3 पड़े, एक सिंपल गोइटर, दूसरा क्रेटिनिज्म और तीसरा जगह मिक्स एडीमा, या फिर इसको हम कहते हैं गुल्स डिजीज। ये आपको एनसीईआरटी में दिया है, बस एक लाइन में दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको बोला है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, ठीक है। तो फीमेल जो होता है उसमें होता है ये, और ये क्या होता है, ये उसको मिक्स एडिमा को ही वो डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है वहाँ पे। अधिकतर जो हाइपोथायरॉयडिज्म अगर अडल्ट में होता है तो आधा से ज़्यादा उसमें फीमेल ही रहती है, ठीक है। फीमेल को हाइपोथायरॉयडिज्म होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म बोलूँ तो उसमें बीएमआर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो बीएमआर को मेंटेन करता है। तो अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो गई तो बीएमआर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब बीएमआर अगर रिड्यूस हुआ तो हार्ट बीट भी रिड्यूस, यानी हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है सब स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। हार्ट बीट रिड्यूस हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होता है तो वहाँ पे कैटाबॉलिज्म रिड्यूस हो गया। कैटाबॉलिज्म जब रिड्यूस हो गया तो क्या होता है, वेट गेन होता है, ठीक है। अगर हाइपर होता है किसी को तो उसमें वेट लॉस होता है, ठीक है। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो वहाँ पे वो जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट उसको तोड़ तो पाएगा नहीं, अलग अलग जगह जगह इकट्ठा होने लगता है, जिसके वजह से वेट क्या होता है वहाँ पे गेन होता है, ठीक है। तो मिक्स एडीमा क्या होता है, कभी भी एडीमा वर्ड सुनो तो इसका मतलब होता है स्वेलिंग, ठीक है। कभी भी आप कहीं भी एडीमा वर्ड सुन लो किसी भी लिए, ठीक है। इडीमा वर्ड इसका मतलब होता है बॉडी में जब स्वेलिंग होता है तो उसको मेडिकल टर्म में हम इडीमा के नाम से जानते हैं। और ये स्किन में स्वेलिंग होता है इसीलिए हम इसको मिक्स एडीमा कहते हैं। और डिस्कवर क्या था गुल्स ने, ठीक है, इसको उनके नाम पे गुल्स डिजीज भी कहते हैं इसको। ये हाइपोथायरॉयडिज्म किस में होता है, अडल्ट में, ठीक है। अडल्ट में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ द स्किन, स्किन जो रहता है हाथ का पैर का वो पूरा स्वेल कर जाता है। और साथ ही में अपीयरेंस यानी फूला फूला वो इंसान नजर आएगा, हालांकि उसमें एनर्जी नहीं है, ठीक है। वो आपको दिखने में लग रहा है बहुत ताकतवर होगा, उसको जब देखोगे ना तो लगेगा बहुत ताकतवर रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके पास एनर्जी नहीं रहेगा, क्योंकि उसका बीएमआर क्या होता है, रिड्यूस रहता है। वो उसका बॉडी वेट गेन होने का कारण होता है क्योंकि वो फैट का और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा है, और इस वजह से अलग अलग जगह जाके स्टोर हो जा रहा है। यानी जो एनर्जी हमें यूज़ करने के लिए एनर्जी के लिए था, जितना भी न्यूट्रिएंट वो क्या हो रहा है जाके वहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, स्किन वहाँ पे स्वेल कर जाता है। दूसरा पफी अपीयरेंस, वो एकदम फूला फूला हुआ नजर आएगा, फेस हाथ पैर सब उसके फूले हुए नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, रिड्यूस हो जाएगा, हार्ट बीट रिड्यूस है, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस है, वेट क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। और याद रखना है ये इंसान जो था बहुत सुस्त होता है, अगर आप इसको काम करने को बोलोगे तो हर छोटे से काम पे ये इंसान थक जाता है। अगर बोलोगे कि आप ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक जाए उतने में उसको बहुत ज़्यादा क्या होने लगेगा, सांस फूलने लगेगा। यानी ये क्या होता है, अंदर ही अंदर इसका एनर्जी जो होता है बिल्कुल कम रहता है, क्योंकि कैलोरी इसको नहीं मिल पा रहा है, बीएमआर को मेंटेन नहीं कर पा रहा थायराइड ग्लैंड, इसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और मोस्ट कॉमनली जो हाइपोथायरॉयडिज्म का केस होता है वो फीमेल में देखने को मिलता है। और फीमेल में क्या करता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये डिस्टर्ब करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी नॉर्मल रहेगा तब जब बॉडी का पूरा फंक्शन फिजियोलॉजी नॉर्मल रहे। अगर फिजियोलॉजी नॉर्मल नहीं रहेगा, फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, अगर वो नॉर्मल नहीं रहेगा तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी नॉर्मल नहीं रहेगा, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का चांस बढ़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं मिक्स एडीमा। यहाँ पे आपका हाइपोथायरॉयडिज्म एंड होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब क्या हो गया, हाइपर का मतलब ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा है तो मतलब थायराइड हार्मोन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया।
थायराइड हार्मोन ज़्यादा हुआ मतलब बीएमआर इंक्रीज हुआ, बीएमआर इंक्रीज मतलब बॉडी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होना, ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ तो एनर्जी उसको ज़्यादा मिल रहा है। अगर एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो बॉडी का वेट क्या होगा, लॉस होगा, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, हार्ट बीट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी जो हाइपो का होता है एग्जैक्ट ऑपोजिट हाइपर का होता है, ठीक है। जिसको हाइपर थायराइडिज्म रहता है उसका वेट जो होता है डे बाय डे वो लॉस करता है, क्योंकि बीएमआर उसका काफ़ी इंक्रीज रहता है, हार्ट बीट भी तेज रहेगा, बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज रहेगा, और इस तरह से क्या होता है उसका बॉडी वेट डे बाय डे वो लॉस करते चला जाता है। तो ये हो गया हमारा हाइपर थायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब क्या हो गया, थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होना। सबसे पहला कंडीशन होता है ये कैंसर से, या उसको हम कहते हैं और नोड्यूल फॉर्मेशन। तो सबसे पहला कंडीशन हाइपरथायराइडिज्म का ये होता है कैंसर की वजह से, ठीक है। कैंसर का मतलब क्या होता है, जब आपका सेल का जो नंबर है वो आपका जितना नॉर्मल डिवीजन हो जाता है उससे कई ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कैंसर हो जाना, ठीक है। कैंसर दो तरह के होते हैं, ठीक है, यानी कैंसरस जो अगर किसी को होता है सेल डिवीजन तो वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है बेनाइन, बेनाइन कहने का मतलब वो सेल डिवीजन तो कर रहा है लेकिन एक ही जगह पे है, ठीक है, यानी वो अलग अलग जगह पे नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारा ब्लड वेसल जितने भी बॉडी में ब्लड वेसल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। जैसे कि हार्ट से निकल रहा है लेकिन वापस हार्ट में ना आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके अलावा लिम्फ नोड भी हमारा कनेक्टेड रहता है। तो अगर आपका कोई भी अगर कैंसर का सेल एक जगह से निकल के अगर ब्लड में एंटर कर जाए तो वो मेटास्टेसिस एज में चला जाता है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है एक से दूसरे जगह वो ट्रैवल करने लगा और तब वहाँ पे किसी को ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपका कैंसर का पेशेंट हो तो अगर वो इनिशियल स्टेज में उसको पता चल जाता है तो उस हिस्से को हम काट के हटा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सकता है। लेकिन एक बार उसको आप इग्नोर कर दिए, ठीक है, इग्नोर कर दिए और क्या कि उसको आप सोचे कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा तो वो क्या होता है वो
आगे चल के वो जो सेल है वो अपना नंबर डे बाय डे बढ़ाते चला जाएगा, ठीक है। और इतना ज़्यादा बढ़ाएगा कि वो धीरे धीरे ब्लड वेसल में एंटर करेगा। और जब ब्लड वेसल में एंटर किया मतलब हर एक ऑर्गन के पास गया, कैसे वापस जब हार्ट में आएगा तो हार्ट ब्लड फिर से पंप करेगा, और जब ब्लड पंप करेगा तो फिर से उसके साथ वो हर ऑर्गन में एंटर करेगा, और इस तरह से वो हर एक ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या आता है, अगर किसी को इनिशियल स्टेज में पता चल जाए तो उसको हटा देना सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। तो उसी तरह से कैंसर अगर हो जाए थायराइड ग्लैंड में, या फिर नोड्यूल बन जाए, नोड्यूल का मतलब इनिशियल स्टेज में गांठ की तरह यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। कहीं भी अगर कैंसर होता है तो इनिशियल स्टेज में आपको हार्डनेस फील होगा, ठीक है। जहाँ भी हो रहा है उस तरह लगेगा कि बहुत हार्ड पत्थर की तरह फील होगा। तो वहाँ से आप उसको डिटेक्ट करवा सकते हो, पता करवा सकते हो कि ये आपका कैंसरस कंडीशन है या नहीं। इनफैक्ट आपकी बॉडी में घाव भी हो जाता है ना कहीं पे, तो उसको भी डॉक्टर ट्रीट करने से पहले एक बार बायोप्सी करवा लेते हैं, ठीक है। और बायोप्सी में क्या होता है कि सेल को देखा जाता है कि वो नॉर्मल है या फिर कैंसरस है। तो कैंसरस सेल होगा तो उसको डॉक्टर ऐसे ही बिना कोई अरेंजमेंट के, बिना कोई प्रोटेक्शन के उसका ऑपरेशन वगैरह नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, कोई भी चीज़ को आपका ट्रीट करने से पहले अगर कोई घाव वगैरह हो, कोई हो, ठीक है, कहीं पे गांठ बन गया हो तो उसका जांच करवाया जाता है ताकि पता चल जाए कि वो सेल कैसे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अगर कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड में, या फिर नोड्यूल बन जाए, नोड्यूल मतलब गांठ बन जाए, और कैसे गांठ बना है तो सेल के डिवीजन होने की वजह से, तो क्या करेगा, इसका नॉर्मल काम क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो हार्मोन का रेट क्या करेगा, सिंथेसिस बहुत इंक्रीज करेगा, ठीक है, सिंथेसिस करेगा। लेकिन ये क्या नॉर्मल तरीका से हो रहा है, नहीं, ये एबनॉर्मल तरीके से हमारे बॉडी में थायराइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, और इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बॉडी पे बहुत बैड, एडवर्स करने का मतलब बैड इफेक्ट, ठीक है, बैड इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि एक तो आपका कैंसरस कंडीशन ऑलरेडी आपका जितना भी न्यूट्रिशन है वो ले रहा है अपने सेल डिवीजन के लिए। मान लो एक से दो सेल भी अगर बनता है तो वो सेल कहीं ना कहीं प्रोटीन को यूटिलाइज करता है उसका सेल का मटेरियल बनने के लिए। तो इसी तरह से हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन तो वो एक सेल यूज कर ही रहा है, और साथ ही साथ BMR भी इंक्रीज कर दे रहा है, यानी हमारा थायराइड जो हार्मोन है उसको भी इंक्रीज कर दे रहा है। वो क्या करता है, वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म को और इंक्रीज कर देगा, और इस तरह से दोनों का इफेक्ट बहुत एडवर्स होता है, बहुत बुरा असर पड़ता है बॉडी पे, जिसके वजह से बॉडी फिजियोलॉजी जो नॉर्मल फंक्शन होता है बॉडी का वो क्या था, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म में ये होता है कैंसर से, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, सिंथेसिस या सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। और जब थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो गया तो इससे क्या होगा कि हमारा एबनॉर्मल तरीके से इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जिसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग थायराइड, हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस को आप लोगों को एक सीरीज याद है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझोगे, ठीक है, ये जब समझोगे ना उससे आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़े हैं कि सबसे ऊपर ग्लैंड कौन रहता है, हाइपोथैलेमस, पढ़े हैं ना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से आपका निकलता है, हम बात कर रहे हैं थायराइड से रिलेटेड, तो थायराइड से रिलेटेड निकलता है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, रिलीज करता है। और ये कनेक्टेड है हमारा किससे, तो पिट्यूटरी से, ठीक है। पिट्यूटरी से ये जब जाएगा पिट्यूटरी में तो रिलीज करवाता है क्या, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाता है ना। TRH हमारा हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से क्या निकलता है, इसी तरह से पिट्यूटरी से रिलीज होता है TSH। TSH का फुल फॉर्म क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इस ये क्या करेगा, ये जाके काम करवाएगा किससे, तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उससे काम करवाएगा। इसका क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर लगे हुए हैं, TSH के रिसेप्टर है, ठीक है। और जब ये रिसेप्टर के साथ ये ज्वाइन हो जाएगा और काम करेगा तो इसके बदले में क्या बनेगा, आपका बनेगा थायराइड हार्मोन बनेगा ना, समझ में आया।
सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, ठीक है। वो क्या किया, पिट्यूटरी से जब ये रिलीज होता है तो रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या होता है कि पिट्यूटरी से हार्मोन को रिलीज करवाया जाए। दो तरह के हार्मोन, एक रिलीजिंग, दूसरा इनहिबिटिंग। इनहिबिट रोकने का काम करता है, रिलीजिंग रिलीज करवाता है। तो यहाँ से हार्मोन रिलीज करवाया कौन सा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड के थ्रू आया कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड पे इसके रिसेप्टर लगे हुए हैं और ये जब काम करवाता है तो क्या बनाता है हमारा, थायराइड हार्मोन, ठीक है। अब ये थायराइड हार्मोन जब ब्लड में, ठीक है, जब ब्लड सर्कुलेशन में इसका लेवल ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक कहने का मतलब जब एक हार्मोन जाके किसी को मैसेज भेजे और बदले में और ज़्यादा हार्मोन बने, ठीक है, जब जाके और हार्मोन बन जाता है, जैसे ये क्या किया, TSH निकाला तो यहाँ से हार्मोन बना ना, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक किया, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब जब एक हार्मोन दूसरे ग्लैंड से और हार्मोन सिंथेसिस करवाता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और जब ब्लड में आपका, लेकिन ब्लड में थायराइड का लेवल भी तो मेंटेन करना है, अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी बॉडी पे बैड इफेक्ट दे रहा है, कम हो जाए तभी बॉडी में बैड इफेक्ट है। तो ये क्या करेगा, जब लेवल इसका मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, यही हार्मोन क्या करेगा, जाके यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है। क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, एक हाइपोथैलेमस में और दूसरा हमारा TSH को, ठीक है, क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देगा। जब ये नेगेटिव फीडबैक देता है तो यहाँ से TSH का रिलीज होना बंद हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक दिया तो क्या किया, TSH का रिलीज होना बंद हो गया। अब जब TSH यहाँ तक जाएगा ही नहीं तो थायराइड हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो रेगुलेट करता है, चलाता है। सबसे पहले क्या करता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि जाके काम करेगा पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके काम करेगा थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड पे काम किया तो क्या बना, थायराइड हार्मोन बना। ये थायराइड हार्मोन का जब लेवल मेंटेन है ब्लड में तो ये क्या किया, नेगेटिव फीडबैक दिया। और वो नेगेटिव फीडबैक से क्या हुआ कि TSH का रिलीज होना बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब TSH रिलीज की बंद हो गया तो यहाँ से बनना भी बंद हो गया, ठीक है। तो ये मेंटेन किया इस तरह से, ठीक है। अब क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसको हम नाम देते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या कहते हैं उसको, ग्रेव्स डिजीज। बीमारी होता है, बीमारी का नाम होता है ग्रेव्स डिजीज। ये समझ में आया अभी, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून का मतलब होता है ऐसा डिसऑर्डर जो अपना एंटीबॉडी अपने आप को से अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। तो ग्रेव डिजीज क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन कहने का मतलब होता है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी बनता है। आपको याद है एक और आपको बताए थे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कहाँ पे बताए थे, क्या बताए थे, माइस्थेनिया ग्रेविस, है ना। तो ये भी आपका उसी तरह ग्रेव डिजीज भी आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पे एंटी, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन का मतलब होता है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी बन रहा, लेकिन ये एंटीबॉडी क्या करेगा, कैसा बनेगा, तो ये TSH को मिमिक करता है, ठीक है। TSH को मिमिक करता है। TSH को मिमिक करने का मतलब क्या हो गया, मिमिक का मतलब होता है मिमिक्री, ठीक है, मिमिक्री। जैसे अगर बोलूँ कि अपने दोस्त का मिमिक्री करो तो आप उससे जैसे बिहेव करते हो ना कि वो कैसा बिहेव करता है, तो मिमिक्री मतलब एक दूसरे का एक्टिंग करना, ये होता है। तो ये जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है ये कैसा बनेगा, आपका TSH का मिमिक करेगा, ठीक है। TSH का मिमिक कर रहा है तो TSH के रिसेप्टर कहाँ पे लगे हुए हैं, TSH के रिसेप्टर लगे हुए हैं यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पे, ठीक है।
तो ये टीएसएच को जाके बार बार क्या कर रहा है, थायराइड ग्लैंड से क्या कर रहा है, काम करवा रहा है, ठीक है। यानी ग्रेव्स डिजीज एक आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें टीएसएच का क्या बनता है, आपका इम्यूनोग्लोबिन बनता है। इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है, टीएसएच को मिमिक करता है, यानी जैसा आपका टीएसएच काम करता है उसी तरह का ये भी बनता है। और जब यहाँ पे आपका मिमिक करने लगेगा तो क्या करेगा, थायराइड हार्मोन से काम करवाएगा, ठीक है। थायराइड हार्मोन से क्या करेगा, ये थायराइड हार्मोन को इंक्रीज करवाएगा। थायराइड हार्मोन बन रहा है क्योंकि वहाँ से क्या कर रहा है, बार बार उसको स्टिमुलेट कर रहा है, उसका रिसेप्टर लगा हुआ है नेचुरल टीएसएच के लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या किया, अपना बना के उसको बार बार स्टिमुलेट करवा रहा है। अब स्टिमुलेट करवा रहा है मतलब क्या होगा, थायराइड हार्मोन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया थायराइड हार्मोन बढ़ा। अब इसको रोकने के लिए जो मैकेनिज्म है वो कौन सा मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये आपका थायराइड हार्मोन मान लो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी करने की कोशिश करता है, तो वो तो इसको रोकेगा ना जो नेचुरल बन रहा है, ठीक है। इस पे ना ऐसा कंट्रोल है, लेकिन ये इसको तो कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके वजह से क्या आता है, वो टीएसएच को इतना मिमिक करने लगता है कि हर समय उसके बॉडी में आपका थायराइड हार्मोन क्या आता है, इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन जितना इंक्रीज होगा बीएमआर उतना इंक्रीज होगा, और ये एक तरह से टॉक्सिक का काम करने लगता है, जहर की तरह बॉडी में काम करने लगेगा। इसीलिए इस डिजीज को हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं, ठीक है। थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं क्योंकि थायराइड हार्मोन एक्सेस इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। और वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि टीएसएच को मिमिक करने के लिए यहाँ पे एंटीबॉडी बन गया है। और ये एंटीबॉडी को हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से रोक नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक को हम नेचुरल टीएसएच को रोक सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये तो नेचुरल है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी नेगेटिव फीडबैक दे दे, लेकिन फिर भी ये टीएसएच को कंट्रोल, यानी जो यहाँ पे मिमिक करने के लिए बना है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और बार बार जाके इसको स्टिमुलेट करते रहेगा। और स्टिमुलेट जितना करेगा उतना ही थायराइड का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होते रहेगा, और वो एक तरह से आपका क्या काम करेगा, जहर की तरह काम करने लगेगा। इसीलिए उसको हम नाम देते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। आज समझिए। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। इसको हम कहते हैं, क्या हो गया, अच्छा ठीक है।
क्या हो गया? कोई दिक्कत किसी को? हो गया, लिख लिए? साइलेंट कर दीजिए फ़ोन। हो गया, लिख लिए सब? तो ग्रेव्स डिजीज में क्या लिखे हो? सबसे पहले एक ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एंटीबॉडीज में मिमिक करता है किसको? TSH को। और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है इसमें? ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है। और सिम्टम क्या होगा? सबसे पहले थायराइड, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से ज़्यादा काम करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएगा, जिसकी वजह से गॉइटर हो जाएगा। आई जो होता है प्रोट्रूज होता है। प्रोट्रूजन का मतलब होता है आई आपको दिखेगा कि बाहर की तरफ निकल गया। जिस तरह से घूरता है ना कोई इंसान, ठीक है, लगेगा कि वो घूरते रहेगा, ठीक है। हो गया आप लोग का? तो देखो, तो क्या आता है इसमें, क्या आता है आई बॉल के पीछे जो मसल होता है वो क्या होता है? स्वेल कर जाता है, ठीक है। और स्वेलिंग होने की वजह से आई जो होता है धीरे धीरे बाहर की तरफ पुश होने लगता है, और इसलिए लगेगा कि वो क्या कर रहा है? आपको घूर रहा है, ठीक है। घूर रही है ना? नहीं, घूर रही है ये, आप लोगों को पता ही नहीं है। तो क्या आता है इसमें आपका प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, और इसी के ऊपर इसका नाम है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ठीक है। एक्सोप्थोल एक्स मतलब कि बाहर निकला हुआ है, ऑप्थेल्मिक मतलब आई, ठीक है। और गॉइटर है, इसलिए इसको हम एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर के नाम से भी जानते हैं। BMR इसमें भी नॉर्मल इंक्रीज रहेगा, बॉडी वेट लॉस होगा, टेम्परेचर क्या होगा? राइज रहेगा, हार्ट बीट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यानी जो जो हाइपर कंडीशन होता है सब इसमें भी पाया जाएगा। इसको लिखना है? हाँ, किसी को लिखना है या फिर आगे बढ़े? हाँ, चलिए लिखिए। इतना भी झूठ नहीं बोलना था। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड ओवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। लगता है घर जाने वाले सब चले गए, है ना? आप सब पढ़ने वाले हो, है ना? आप तो घर से आते हो। चलो, ये घर से आया है? ऐ, पूछा मैंने आपसे? चलिए चलिए लिखिए। हो गया, लिख लिए? आगे बढ़े? आपको नहीं लिखना? आप लिख रही हो, बना लियो?
चलिए अब मैं मानती हूँ कि आप लोग लिख लिए होगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। नाम क्या है? पैरा, यही पारा, ठीक है। पारा का मतलब होता है आसपास, बाउंड्री, ठीक है। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड नाम क्या है? थायरॉइड से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या होता है? जो थायरॉइड ग्लैंड, ये बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एक लोब में, हमारा थायरॉइड ग्लैंड में कितना लोब होता है? टोटल 2 लोब होता है। तो 2 लोब पे, यहाँ पे एक लोब पे हमारा 1 2 और फिर दूसरे लोब पे 1 2, टोटल कितने आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं? 4, ठीक है। 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं। ये इसका काम क्या होता है? ये जो आपका कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। डिक्रीज कौन करता है? कैल्सीटोनिन, यानी कैल्सीटोनिन के ये ऑपोजिट काम करता है। और कैसे इंक्रीज करेगा? तो जहाँ से डिक्रीज करा था सेम वैसे इंक्रीज भी करेगा। आपका इसे बोन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक करवाएगा, यानी ओस्टियोक्लास्ट का फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, इंटेस्टाइन से जो खाना खा रहे उससे अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर लेगा। और तीसरा जो होता है, किडनी से कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट होने नहीं देगा, यानी रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। जब ये तीनों करेगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये ब्लड में कैल्शियम को लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करके रखता है। लिख लिए?
अगर किसी का ना जैसे पहचान वाले में कोई आपको बताता है कि उनका सडन वेट गेन हो रहा है, ठीक है, सडन वेट गेन हो रहा है या सडन वेट लॉस हो रहा है, तो उसमें आप लोग सजेस्ट कर सकते हो क्या, क्या सजेस्ट कर सकते हो आप लोग ना, सीधा मार दोगे उसको तब तो उसको सजेस्ट करोगे कि थायराइड हार्मोन का जांच करवा ले, ठीक है, कि वेट लॉस और वेट गेन किसका हो सकता है ज़्यादातर चांस, ठीक है, और ये थायराइड का। और ऐसा नहीं कि आपका वो धीरे धीरे करा, सडन अगर कर रहा है, ठीक है, विदिन 2 या 3 मंथ में वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया या 2 या 3 मंथ में वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो उस केस में आप उनको एक बार सलाह दे सकते हो कि जाके थायराइड हार्मोन का जाँच कर ले, क्योंकि ये जो कंडीशन होता है ये मेनली आपका थायराइड की वजह से ही होता है। खुद कैसे जांच करोगे, निकाल के यहाँ से थायराइड ग्लैंड ब्लड से निकालोगे या कैसे निकालोगे, हाँ डॉक्टर भी बन गया तो पैथो लैब की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो थोड़ी है, अगर आपके पास लैब है तो बात अलग है, ठीक है, हाँ हाथ में निकाल लोगे, वो भाई आप लोग इंटेलिजेंट होता है मैं मानती हूँ। चलो हाँ, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है ये बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, एक पैर रहता है एक लोब पे, तो दोनों लोब पे कितना हो जाएगा टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये सिक्रीट करता है पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं, पैराथॉर्मोन भी कहते हैं या फिर कोलिप्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और ये क्या करता है इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, इसीलिए इसको हम हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। हाइपोकैल्सेमिक कौन हो जाएगा, कौन होगा, कैल्सीटोनिन। इसके बाद पीटीएच, ठीक है, पीटीएच का फंक्शन यानी पीटीएच कितना सिक्रेशन करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन कितना सिक्रीट होगा या नहीं होगा, ये रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल, ठीक है, पीटीएच का सिक्रेशन जो रहेगा इज रेगुलेटेड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पीटीएच हार्मोन निकल रहा है वो डिपेंड करता है आपके कैल्शियम लेवल ब्लड के कहीं कम तो नहीं है, ठीक है, अगर वो कम होगा तब पीटीएच रिलीज होगा, कम नहीं है तो वो नहीं रिलीज होगा, तो इस तरह से ब्लड कैल्शियम लेवल एक तरह को पीटीएच को भी क्या करता है रेगुलेट करता है, ठीक है, उसके इंक्रीज या डिक्रीज से पीटीएच का सिक्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ कहाँ काम करेगा और ये किस तरह से हमारा ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, तो सबसे पहले ये काम करता है बोन पे, ठीक है, बोन को क्या करेगा तो डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन का मतलब हो गया मिनरल को ब्रेक करना है। उसके बाद दूसरा इसी को हम डिसोल्यूशन भी कहते हैं या इसको एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। एब्जॉर्प्शन है एडजॉर्प्शन, इसको हटा दे। तो जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा यहाँ पे कैल्शियम का लेवल क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका कहाँ पे ये काम करता है तो दूसरा काम करेगा ये हमारे जीआईटी पे, ठीक है, यानी इंटेस्टाइन पे, ठीक है, इंटेस्टाइन पे ये क्या करेगा तो इंटेस्टाइन से जो आपका फूड है, ठीक है, फूड में जितना भी कैल्शियम रहेगा उसको क्या करेगा ज़्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या काम करेगा ये तो ये absorption of calcium from diet, डाइट में इंक्रीज करेगा अब्जॉर्प्शन। तीसरा ये कहाँ काम करेगा तो तीसरा ये काम करेगा किडनी के ऊपर, ठीक है, थर्ड ये काम कहाँ करेगा
किडनी के ऊपर, किडनी से क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इंक्रीज कर देगा। अगर कैल्शियम यहाँ से एक जगह से आपका टूट रहा है, ठीक है, ये टूट रहा है, ये अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और तीसरा आपका किडनी भी अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये तीनों के तीनों कैल्शियम यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, जो आपका कैल्शियम है वो जाएगा ब्लड वेसल में, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में। यानी जितना भी कैल्शियम यहाँ से आपका टूटा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ब्रेक हुआ है ना, बोन क्या किया, ब्रेक हुआ। बोन जब ब्रेक हुआ तो कैल्शियम का लेवल वहाँ से निकला, ठीक है, जब कैल्शियम यहाँ से टूटा तो कहाँ गया, ब्लड वेसल में एंटर किया। जब आपका खाने से आप ऑब्जॉर्ब किया तो ऑब्जॉर्ब कौन करता है, ब्लड वेसल ही ना करता है, कैपिलरी करता है, तो ऑब्जॉर्ब होके भी ब्लड में ही जाएगा। जब किडनी से वापस रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो जो नेफ्रोटिक यहाँ पे कैपिलरीज है वो कहाँ ले जाएगा कैल्शियम को, वो आपके ब्लड में ही ले जाएगा। यानी हर जगह से ऐसा कंडीशन बन रहा है जिससे ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। यानी क्या क्या, इधर से बोन से आपका कैल्शियम तोड़ रहा है, तोड़ के ब्लड में डाल रहा है, जो खाना खा रहे हो उससे ऑब्जॉर्ब कर रहा है, उसको भी ब्लड में जा रहा है, दूसरा आपका किडनी से निकल रहा है और किडनी में ऑब्जॉर्ब हो रहा है और वो भी कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। इस तरह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, कैल्शियम का लेवल ये इंक्रीज करके रखता है। और डिक्रीज कौन करेगा, कैल्सीटोनिन, लिख लीजिए इसको। लिख लिए इतना। हो गया, आगे बढ़े और जल्दी हाथ चलाइए। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं पीटीएच क्या किया, पीटीएच क्या करता है, कैल्शियम को लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, पीटीएच। और दूसरा हो गया हमारा कैल्सीटोनिन, ठीक है, ये क्या होता है, कैल्सीटोनिन इसके एंटागोनिस्टिक होता है, एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट फंक्शन करे, ठीक है। और तो ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, दोनों मिलकर क्या किया, उसको बैलेंस करके रखता है। क्या हो गया, जाने खेलने जाना है, हाँ वो तो कुछ और बोला, आप कुछ और ही बोल रहे हैं, जाइए। आपका भी ट्रेन है क्या आज, कितने बजे है, 6:30 बजे है ना, पहुँच जाओगे, यही सुना होगा, तो कहाँ से है, पहुँच जाओगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अगर जरूरी है तो जा सकते हैं, रुकूंगी नहीं, जरूरी है तो चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ, देखने आओगे? क्या हो गया? अच्छा ठीक है, कर। ट्रांसमिशन लिखियो, स्पेलिंग गलत हो गया क्या? इम्पल्स लिखना है आप लोग, ठीक है। हो गया, लिख लिए? तो पीटीएच जो हो गया वो एंटागोनिस्टिक हो गया कैल्शियम का, ठीक है। अगर आपका पीटीएच क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, तो कैल्सिटोनिन उसको रिड्यूस करेगा, और क्या करता है, दोनों को मिलकर कैल्शियम लेवल को बैलेंस करके रखता है। कैल्शियम क्या करता है बॉडी में, सबसे पहले बोन फॉर्मेशन, ब्लड कोआगुलेशन में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद परमिएबिलिटी ऑफ द सेल, सेल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है ये, ठीक है। उसके बाद मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इसका डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में क्या हो सकता है, अगर पीटीएच पैराथ हार्मोन, ठीक है, अगर इंक्रीज हो, बात सुनोगे आप लोग, पैराथ हार्मोन अगर इंक्रीज हो तो क्या होगा, कैल्शियम का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, होगा ना। अगर पीटीएच पीटीएच डिक्रीज हो जाएगा तो कैल्शियम का लेवल भी क्या होगा, कैल्शियम भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पीटीएच इंक्रीज, अगर इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पीटीएच इंक्रीज होगा तो कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। अगर कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा तो सबसे पहला प्रॉब्लम होगा, ये आपका किडनी स्टोन बनाएगा, ठीक है, किडनी स्टोन बनाएगा। अगर कैल्शियम लेवल रिड्यूस होगा तो टिटैनी होता है, टिटैनी याद है आप लोग को, ठीक है। टिटैनी का मतलब क्या होता है, टिटैनी का मतलब हो गया रैपिड स्पाज्म ऑफ, रैपिड स्पाज्म ऑफ मसल, ठीक है। मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टिटैनी, ठीक है। अगर ये टिटैनी हमारे रेस्पिरेटरी मसल में हो जाए, ठीक है, यानी टिटैनी कहाँ हो जाए, अगर रेस्पिरेटरी मसल में हो जाए तो इससे क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी मसल में ज़्यादा डेथ भी हो सकता है, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी मसल में हो जाए तो इससे क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम इंक्रीज की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर पीटीएच इंक्रीज होगा
तो ये क्या करेगा, बोन से ज़्यादा कैल्शियम को ब्रेक करेगा ना। तो सबसे पहला इसका अगर एक्शन देखे तो बोन से ये क्या करेगा, ओस्टियोक्लास्ट यानी बोन का ब्रेकिंग एक तरह से बढ़ा देगा, ठीक है, ब्रेकिंग बढ़ाएगा ना। अगर बोन ब्रेक होता है तो उसमें पोर्स बनेंगे ना जगह जगह पे, ठीक है। ये क्या होगा, पोर्स फॉर्मेशन होगा। अब पोर्स फॉर्मेशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ओस्टियो फास्ट कहेंगे, ओस्टियोपोरोसिस कहेंगे, ओस्टियोपोरोसिस। ब्लड का कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ता है, बोन के ब्रेक होने से। बोन ब्रेक हुआ तो वहाँ पे कैल्शियम रिड्यूस हो रहा है ना, जगह जगह पे छेद होने लगेगा, ठीक है। और इससे हम क्या कहते हैं, इसको ओस्टियोपोरोसिस। एक इसका असर था किसका, ईस्ट्रोजन वाला पढ़े थे, ईस्ट्रोजन में असर करता है, उस तरह से पीटीएच भी असर करेगा। पीटीएच भी तो कैल्शियम को कम कर रहा है ना बोन में, ठीक है। तो इस तरह से ओस्टियोपोरोसिस होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा इसका क्या रहेगा, तो किडनी स्टोन, इसका लेवल अगर बढ़ जाता है कैल्शियम का तो स्टोन होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए कोई भी हार्मोन हो उसको लेवल फॉर्म में काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे थायराइड हार्मोन की बात करते हैं, अगर वो कम हो जाए तभी प्रॉब्लम, ज़्यादा हो जाए तभी प्रॉब्लम। उसी तरह से अगर पैराथ हार्मोन भी कम हो जाए तभी प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाए तभी प्रॉब्लम, यानी डिसऑर्डर होना ही है जब तक वो नॉर्मल लेवल पे ना आ जाए। लिख लिए, लिख तो रहे नहीं, मुझे पता है। लिख रहे हो, लिख रहे हो आप पक्का, कॉपी लेके आना। देखो कॉपी फट ना जाए रास्ते में। आधा आधा लिखे हो क्या, आधा आधा क्यों लिखे हो, बाकी मन नहीं किया उसके बाद लिखने का। अच्छा चलिए ठीक है, जाइए लिखिए। हो गया, लिख लिए सर। तो टिटैनी होगा तो क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी मसल में वहाँ पे डेथ हो सकता है। इसके अलावा अगर ये टिटैनी होता है कहाँ पे, कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट पे, तो उससे भी डेथ का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग, एक बार पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन बता देते हैं, ठीक है। तो इसका लोकेशन हो जाएगा बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एक पैर रहता है, एक लोब पे एक पैर रहेगा तो दो लोब पे टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सिक्रीट करता है पेप्टाइड हार्मोन, जिसको हम कह रहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर पैराथॉर्मोन या फिर कोलिप्स हार्मोन, ये डिस्कवरर के नाम पे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या काम करता है, तो इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। जब भी हम कैल्शियम की या कोई भी हार्मोन की बात करते हैं तो उस पर ब्लड के बात करते हैं, ठीक है, कि ब्लड में कितना है, उसके सेल के अंदर बात नहीं करते हैं, ठीक है, ब्लड में कितना उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है, इसलिए इसको हम हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये पीटीएच जो रहेगा ये रेगुलेट करता, पीटीएच का जो सिक्रेशन होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है जब आपका कैल्शियम लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है, यानी कैल्शियम लेवल के ऊपर डिपेंड करता है पीटीएच का फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये कैसे इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल को, तो सबसे पहले बोन को ब्रेक करता है, डीमिनरलाइजेशन करता है या डिसोल्यूशन करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम अधिकतर 99% कैल्शियम जो है हमारा बोन में है, तो वहां से ये ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करके कहाँ जाएगा, ये सीधा ब्लड वेसल में जाएगा। जीआईटी यानी इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम डाइट से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा। तीसरा हो जाएगा किडनी, तो किडनी में रीअब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है, एक्सक्रीट नहीं होने देता यहाँ पे कैल्शियम को, जिसके वजह से क्या आता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करके रखेगा। उसके बाद पीटीएच जो रहता है ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल बढ़ाने का काम करता है, कैल्सिटोनिन उसको डिक्रीज करता है, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो गए। एक और एंटागोनिस्टिक बताए थे, कौन सा,
MSH एंड मेलाटोनिन, है ना। उसी तरह ये भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। अब फंक्शन ये क्या करेगा, कैल्शियम का बॉडी पे क्या क्या रोल है, तो बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉट करवाना, परमिएबिलिटी ऑफ द कैल्शियम परमिएबिलिटी ऑफ द सेल को मेंटेन करना, उसके बाद मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और साथ ही साथ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद डिसऑर्डर में अगर PTH इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाए। कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है यानी कहीं ना कहीं बोन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब बोन जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस होगा। उसके अलावा किडनी स्टोन का चांस बढ़ जाता है। PTH अगर डिक्रीज होता है तो कैल्शियम लेवल भी रिड्यूस होगा। अगर कैल्शियम लेवल रिड्यूस होता है तो उसमें टिटैनी होगा और उसमें क्या होता है, रैपिड स्पाज्म होता है और इसका कारण डेथ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थाइमस। एक थोड़ा सा पॉइंट बताती हूँ, ठीक है, टिटैनी के ऊपर, इससे ना थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर होगा, ठीक है। टिटैनी जो होता है वो कैसे होता है, टेटनस कैसे होता है, ठीक है। तो कैल्शियम से कैसे वो रेगुलेट करता है, ठीक है। जो देखो तो कैसे रेगुलेट करता है, तो ये मान लो आपका एक्सॉन हो गया, ठीक है। एक्सॉन इस तरह से पढ़े थे, इसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे हमारे आयन चैनल्स लगे होते हैं ना। ये आयन चैनल्स के आपका लगा हुआ आयन चैनल्स के तरफ दोनों तरफ लगे रहेगा कैल्शियम, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम, और ये कैल्शियम इसको ओपन या क्लोज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या होता है, कैल्शियम का लेवल ब्लड में क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया तो ये आयन चैनल्स में, और ये आयन चैनल्स क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आयन चैनल्स के पास से कैल्शियम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये कैल्शियम क्या हो गया, यहाँ से हट गया, ठीक है। कैल्शियम जैसे ही हटेगा, अब थोड़ा भी पहले क्या था कि आपको एक वोल्टेज आने के बाद सोडियम गेट चैनल होता था। अब यहाँ पे थोड़ा भी हल्का भी स्टिमुलेशन, ठीक है, यानी हल्का फुल्का भी अगर स्टिमुलेशन आता है तो इसको बंद रखने में जो हेल्प करता था कैल्शियम, वो उसके गेट पे नहीं है, क्या करेगा, रैपिड इन्फ्लक्स करने लगेगा, ठीक है। यानी हल्का स्टिमुलेशन भी उसके लिए काफ़ी होता है। और बार बार इसी तरह कैल्शियम की अगर कमी है तो उसका गेट पे जो दरबारी एक तरह से वो नहीं है और वहाँ से बार बार सोडियम इन करता है और इसके वजह से डीपोलराइजेशन का समय बढ़ जाता है। थोड़ा भी स्टिमुलेशन होगा, डीपोलराइज होगा। डीपोलराइजेशन मतलब क्या हो गया, वहाँ पे मैसेज जा रहा है और मैसेज जाएगा तो यहाँ पे किसके साथ जुड़ा हुआ है मैसेज हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है किसके साथ, तो मसल के साथ, ठीक है। तो बार बार ये मसल को क्या करेगा, मैसेज देगा और उसको बार बार कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है। ये क्यों होता है कि कैल्शियम जो होता है उसको क्या करता है, परमिएबिलिटी को मेंटेन करता है। जब कैल्शियम हट जाता है तो परमिएबिलिटी क्या आता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से छोटा सा स्टिमुलस भी काफ़ी होता है उसको ओपन करने के लिए, और थोड़ा बहुत एकदम माइन्यूट स्टिमुलस भी बार बार हमारे नर्व को स्टिमुलेट करता है, इरिटेट करते रहता है, ठीक है। और जब वो इरिटेट होगा तब वो कंडक्शन भेजेगा, और जितने बार कंडक्शन भेजेगा उतने बार हमारा मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से कैल्शियम जो होता है टिटैनी में हेल्प करता है, ठीक है, टिटैनी का रोल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड, बिल्कुल, और पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड जो रहता है ये सिचुएट रहता है कहाँ पे, तो नियर हार्ट, ठीक है। ये सिचुएट रहेगा बिटवीन द लंग्स, ठीक है, वेंट्रल साइड ऑफ द अरोटा एंड डोर्सल साइड ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है, तो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। आगे की तरफ इसमें स्टर्नम रहता है और बैक की तरफ रहता है कौन, तो बैक की तरफ रहेगा हमारा अरोटा, ठीक है। ये आपका दो लोब से मिलके बना है, लेकिन अंदर ही अंदर और भी ये डिवाइडेड रहता है, ठीक है। यानी बहुत सारे लोब्यूल्स लिखा है, आपके एनसीईआरटी में वर्ड दिया है मेनी लोब्यूल्स, मेनी नहीं लिखा लेकिन लोब्यूल्स लिखा है, ठीक है। लोब का मतलब होता है दो लोब, यानी दो चीज से मिलकर बना है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत पार्ट में डिवाइडेड रहता है और बहुत सारे लोब्यूल्स बनाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड, ये जब बर्थ होता है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक इसका साइज इंक्रीज रहता है।
प्यूबर्टी के बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे ये रिड्यूस होता है, ठीक है, और ओल्ड एज में इसका साइज बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाता है। अब ये करता क्या है, ठीक है, तो ये जो होता है टी लिम्फोसाइट को एक तरह से ट्रेनिंग देने का काम करता है, ठीक है, यानी टी लिम्फोसाइट को ये तैयार करता है, वो उसको बताता है कि फॉरेन पार्टिकल कौन होता है, उसको कैसे मारने हैं, रिसेप्टर कैसे है, वो उसको पूरा जानकारी देता है एक तरह से। इसीलिए हम थाइमस को कहते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट को ट्रेन करता है। और ऐसा मानना है कि अगर ये थाइमस ग्लैंड, ठीक है, अगर रिड्यूस नहीं होता तो हमारा इम्यूनिटी हमेशा मेंटेन रहता है, अगर इम्यूनिटी मेंटेन होता तो हमारी डेथ नहीं होती। लेकिन हमें तो मरना ही है, ठीक है, तो अब मरना ही है तो उसके लिए तैयारी तो करना ही है, ठीक है। अब तैयारी कैसे करते हैं, तो थाइमस ग्लैंड रिड्यूस होता है, और थाइमस ग्लैंड रिड्यूस हुआ, इम्यूनिटी वीक होया, और हम कैसे बात करते हैं, शुभ शुभ बोलता है, ठीक है, हम धीरे धीरे चले ही जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, इम्यूनिटी को ये क्या करता है, वीक करके नया काम करता है। इसके बारे में नेक्स्ट डे लिखवाएंगे, ठीक है।